हम दोस्तों की ये महफिल हर जुम्मे की रात जमती थी। ये मामूल करीबन 5 साल से जारी था। पूरे हफ्ते हम अपने अपने कामों में मसरूफ रहते, घर और फैमिली की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते, मगर जुम्मे की शाम से आधी रात तक का वक्त हमारा अपना होता था। सब यार दोस्त इकट्ठे होते और माजी की अच्छी बुरी यादों को छेड़ते हुए अपनी तवानाई फिर से बहाल करते। नए सिरे से नए अज़्म के साथ अपने कल के मंसूबे बनाते और फिर अगले हफ्ते उसकी कारगुजारी पेश करते। अभी भी हम छोटी सी पहाड़ी के एक कदरे हमवार सतह पर बैठे गपशप कर रहे थे कि अचानक एक खटका महसूस हुआ। मेरे कान खड़े हो गए। यार दोस्तों ने मेरी जानिब देखा और फिर मेरी बेचैनी महसूस करके मुझे छेड़ने लगे। सब जानते थे मुझे गैर मर्ई चीजों से डर लगता है। मैं 40 साला एक तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर था। अगर कोई मेरे इस खौफ के बारे में जान ले तो कितना हंसे। और ये सब तो फिर संगी साथी थे, सो उन्होंने तो खूब दुर्गत बनाई। फिर ना जाने मेरे दोस्त आतिफ को क्या सूझी कि मेरे पीछे पड़ गया। उसे वजह जाननी थी मेरे इस खौफ की। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उससे जान छुड़ा लूं और बात पलट जाए, मगर सबके इत्तेहाद और इसरार पर बिल आखिर मुझे मुंह खोलना ही पड़ा। उस अस्पताल में मेरा तबादला हुए महज 1 महीना गुजरा था। यह दरअसल किसी सिख राजा गुरवीर सिंह की रिहाइश गाह थी, जिसे क़याम पाकिस्तान के बाद अस्पताल में बदल दिया गया था। अगरचे उस रिहाइश गाह में वक्तन फवक्तन बहुत सी तब्दीलियां हुई थीं, लेकिन दरो दीवार पर नक्शो निगार और जाबजा गुरवीर सिंह की बड़ी बड़ी तस्वीर और पोर्ट्रेट्स अभी भी मौजूद थे, जिनको हटाने की किसी की हिम्मत न थी। कुछ लोग कहते हैं कि गुरवीर सिंह को उसकी रिहाइश गाह में ही उसके खानदान और मुलाजमीन समेत मार दिया गया था, जिसकी वजह से इस अस्पताल में अक्सर उनकी रूहें दिखाई देती हैं। शायद इसीलिए उनके पोर्ट्रेट्स और तस्वीर जूं की तूं वहां रखी थी। कुछ लोग कहते थे कि यह महज एक अफवाह थी, क्योंकि गुरवीर सिंह वहां से हिजरत कर गए थे। अब सच क्या था ये या तो अल्लाह जानता है, या फिर गुरवीर सिंह की नस्लें और हुकूमती अहलकार जो उस वक्त के आदादो शुमार का हिसाब रखते थे, मगर अब उनमें से कोई भी दस्तयाब न था। सो इसीलिए ये मुअम्मा अभी तक मुअम्मा ही था। बहरहाल मुझे इस मुअम्मे या इन अफवाहों से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि अव्वल तो मैं यहाँ सिर्फ अपने फराइज पूरे करने आया था, और दूसरा मुझे ऐसे ज़ईफ़ुल एतकाद किस्से कहानियों पर बहुत हंसी आती थी। मुझे अपने काम से इश्क है। जब कोई मरीज मेरी मेहनत और बरवक्त कार्रवाई से सेहतयाब होता है और उसके इवज़ मरीज या उसके अहले खाना दुआएं देते हैं, तो यूं लगता है गोया मुझे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। सारी थकन खुद ब खुद उतर जाती है। आज इमरजेंसी वार्ड में सिर्फ 2 मरीज आए थे। एक मरीज 17 साला लड़का था जो मोटरसाइकिल की टक्कर से जख्मी हो गया था। उसके जख्म गहरे थे और जिस इलाके से वो लोग आए थे उसकी गाड़ियां मखसूस औकात पर चलती थीं, इसलिए अब उन्हें कल ही कोई गाड़ी ले जा सकती थी। मगर इसके बावजूद मेरे लाख कहने पर भी वो इमरजेंसी में रात गुजारने पर आमादा ना हुए, और इसलिए मैंने उन्हें हिफाजती इक़दामात के बारे में बताया और फिर वो लोग चले। दूसरी मरीज एक 5 साला बच्ची थी जो अचानक बुखार की शिद्दत बढ़ जाने से लाई गई थी। कुछ इंजेक्शंस लगाने के बाद अब उसकी हालत थोड़ी बेहतर थी। उसे हर 2 घंटे के बाद मैं बार बार चेक कर रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस बच्ची की अलामात मलेरिया वाली थी, लेकिन इसकी तस्दीक सुबह लेबॉर्ट्री खुलने के बाद ही हो सकती थी। यह अस्पताल के नाम पर छोटे से कस्बे का छोटा सा हेल्थ यूनिट कहलाया जा सकता था, लेकिन अस्पताल नहीं। अगरचे उसमें तकरीबन हर चीज मौजूद थी, मगर अमला नाकाफी था। जो अमला मौजूद था वो भी सरे शाम अपने अपने घरों या फिर हॉस्टल्स में सो जाया करता था। ऐसे में रात तक अस्पताल में उल्लू बोला करते थे, या मुझ जैसे लोग जिनकी दिमागी हालत बकौल सबके खराब होती है। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो पता चला रात का 1 बज रहा है। जाने क्यों आज थकन सी हो रही थी। आज मौसम भी खराब था। आसमान पर बादलों ने अपनी अचारादारी कायम की हुई थी। वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही थी।
पूरे चांद की रात थी, मगर बादलों के आगे शायद चांद भी थक हार कर सो चुका था। मेरा हाउस जॉब मुकम्मल हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जब सर पर हाथ रखने और पुष्ट पनाही करने के लिए कोई मौजूद ना हो तो ट्रांसफर ऐसे ही इलाकों में होता है जैसे मेरा हुआ था। ऐसे इलाकों में ना तो आगे बढ़ने की कोई चांसेस होते हैं और ना ही जान छूटती है। ऐसे में फिर दोष भी हमें ही दिया जाता है कि हम ड्यूटी पूरी नहीं करते। शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो सारा दिन मरीजों की राह तकते गुजर जाता था। सारे लोग हकीमों से अपना इलाज करवाते थे, क्योंकि इस अस्पताल में मौजूद अकलौते बड़े डॉक्टर 1 आध घंटे के लिए शहर से आते और फिर वापस लौट जाते थे। ऐसे में मरीज बेचारे भी क्या कर सकते थे। खैर, मैंने कुर्सी की पुष्ट पर सर टिकाया तो अपनी मंगेतर का सरापा मेरी नजरों के सामने घूम गया। वो मेरी फूफो की बेटी है और मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत भी। फूफो लोगों ने जिस तरह अब्बू के वफात के बाद हमारा साथ दिया था, वो किसी नेमत से कम ना था। उन दिनों जब मैं और अम्मा बिल्कुल अकेले रह गए थे, जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, वो भी इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं हमारा बोझ उनके गले ना पड़ जाए, ऐसे में फूफो ने जिस तरह हमारा साथ दिया, अपने घर में जगह दी, वो एक एहसान ही था जो उन्होंने कभी भूले से भी नहीं जताया था। मिडिल क्लास फैमिलीज में पेट की दोज़ख और उसकी आग बुझाने का मरहला सबसे बड़ा मसला होता है। जहां मिडिल क्लास में सर ढांपे तो पैर नजर आते हैं और पैर छुपाएं तो सर नजर आने वाली कैफियत होती है। वहां फूफो ने हमें न सिर्फ पनाह दी बल्कि प्यार भी दिया। मुझे पढ़ाया लिखाया और फिर जब मेरे डॉक्टर बनने के सिर्फ 2 माह बाद उन सारे रिश्तेदारों की मोहब्बत फिर से जिंदा हो गई जो जरूरत पड़ने पर कहीं दबकर मर चुकी थी, तो अम्मा ने बर वक्त दूर अंदेशी का मुजाहरा किया और मेरी फूफो की बेटी शाहिदा का हाथ मांग लिया। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था, क्योंकि बचपन से ही एक साथ हंसते खेलते हम दोनों के साथ साथ हमारी मोहब्बत भी परवान चढ़ी थी और हमारी मंगनी ने हमारी दिल की मुराद पूरी कर ली। अलबत्ता रिश्तेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि अक्सरियत को मेरी सूरत अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा बर नजर आ रहा था और उनका मुस्तकबिल ताबनाक लग रहा था, जो अब तारीख पड़ चुका था। बाहर बादल जोर से गरजे थे, बिजली चमकी और फिर अंधेरा छा गया था। हमारा मुआशरा भी अजीब है। जब बंदा गिर रहा हो तो उसे सहारा देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि सब टांग खींचकर मजीद गहराई में धकेलते हैं। लेकिन अगर वही बंदा एक मुकाम बना ले अपनी मेहनत से, तो फिर सबको अपनापन याद आ जाता है। माजी को खंगालते जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं वहीं कुर्सी पर सर रखे रखे सो गया। अचानक यूं महसूस हुआ जैसे मुझे कोई जोर जोर से बार बार पुकार रहा हो। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो सामने एक 50-55 साला नर्स खड़ी थी, जो मुझे बच्ची की हालत बिगड़ने का बता रही थी। मैंने उसकी नेम टैली देखी तो पता चला उसका नाम लाजोंती है। अचानक ही सर्दी का एहसास बढ़ गया था, जो शायद हीटर बंद हो जाने की वजह से था, क्योंकि बिजली जा चुकी थी और लाजोंती के हाथ में पकड़ी बड़ी सी पुराने तर्ज की मोमबत्ती ही रोशनी का अकलौता जरिया थी। इस अस्पताल में इमरजेंसी लाइट तक नहीं थी। ये सोचकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, मगर मैं मजीद वक्त जाया किए बगैर उसके हमरा दौड़ता हुआ बच्ची के पास पहुंचा था। बच्ची के हाथ पैर मुड़ रहे थे और मुंह से झाग निकल रही थी। एक लम्हे को तो मेरे हाथ पैर फूल गए, लेकिन सिस्टर लाजोंती बहुत पुरसकून थी और मैं मानता हूं कि अगर उस वक्त वो मेरे साथ ना होती तो शायद मैं बच्ची को संभाल ना पाता। वो बिलाशुबा अपने काम में निहायत माहिर थी और इंतहाई तजर्बाकार थी। बच्ची की हालत संभलते संभलते बहुत देर हो गई। इस सारा अरसा सिस्टर लाजोंती ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं उनकी सलाहियतों का दिल से मोतरिफ था। तकरीबन 1 घंटे बाद बच्ची बेहतरी की जानिब गामजन हुई। मैं बहुत थक चुका था और सख्त सर्दी के बावजूद भी मेरे माथे पर पसीना चमक रहा था, मगर सिस्टर लाजोंती को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसने मेरी जानिब देखा और कहा, पुत्र हुन तू जा, तू आराम कर ले, मैं सब संभाल लवांगी। मैंने इसको गनीमत समझा और उसे हदायत देकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए मेरी नजर एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। तभी अचानक बिजली चमकी। एक शुबे के तहत मैंने तस्वीर को फिर से बगौर देखा
और तब मुझे पहली बार अपनी रगों में अपना खून मुंजमद होता महसूस हुआ। उस तस्वीर में राजा गरवीर सिंह अपने मुलाजमीन के जमघटे में खड़े थे और गरवीर के पीछे दाहिनी जानिब खड़ी वो औरत कोई और नहीं, सिस्टर लाजोंती थी। ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने आप को उस वक्त संभालने की कोशिश की और दिल में कहा कि यह मेरा वहम होगा। शायद इस सिस्टर की शक्ल इस औरत से मिलती जुलती है। मैं इस तस्दीक के लिए दोबारा उसी कमरे में गया जहां कुछ देर पहले मैं और सिस्टर लाजोंती उस बच्ची को मिलकर संभाल रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा उस बच्ची के सिवा अब वहां कोई नहीं था। फिर मैंने अस्पताल के नाम पर मौजूद उस सारे हेल्थ यूनिट में सिस्टर लाजोंती को ढूंढा, लेकिन वो मुझे फिर कहीं दिखाई ना दी। तब मैं समझ गया कि इस अस्पताल से मुतल्लिक गरवीर सिंह और उसके मुलाजमीन के बारे में जो कहा जाता है कि उनकी रूहें यहाँ अक्सर दिखाई देती हैं, ये बात सच है। बस उसी दिन से मेरे दिल में खौफ बैठ गया और अब थोड़ा सा भी खटका हो जाने पर मैं सहम सा जाता हूँ।